नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। वेस्टर्न थिंकर की पिछली वीडियो में हमने हर्बर्ट स्पेंसर और अगस्त काम्टे के बारे में बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स और इमानुएल दुर्खिम के बारे में बात करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में पर्शिया के राइन प्रांत में हुआ था और उनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। वो एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार और एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। अगर हम बात करें इनके विचारों के प्रभावों की, तो इनके दार्शनिक और राजनैतिक विचारों का बाद के बौद्धिक, आर्थिक, राजनैतिक इतिहास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इनके कुछ फेमस सिद्धांत, फेमस कॉन्सेप्ट रहे हैं, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अधिसंरचना, अधोसंरचना, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष या वर्ग चेतना। इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। थोड़ा सा इन्हें और अच्छे से समझ लेते हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट को आसानी से याद रखने के लिए आप ऐसे समझो कि मार्क्स के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए थे उनको दो धाराओं में बांटा गया था। पहला चिरसम्मत मार्क्सवाद, दूसरा क्या था, मार्क्स के मानवतावादी चिंतन, ह्यूमनिस्टिक थॉट और क्लासिकल मार्क्सिज्म। क्लासिकल मार्क्सिज्म में क्या था, उनके जो फेमस सिद्धांत रहे हैं उनके बारे में बात हुई है, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसी वर्ग सिद्धांत में इन्होंने वर्ग चेतना या क्लास कॉन्शियसनेस की बात करी थी, जहाँ पे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी थी। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। सेकेंड है उनका ह्यूमनिस्टिक थॉट, जिसका मुख्य विचार यह था कि पूंजीवाद की जगह समाजवाद की स्थापना हो, कोई वर्ग संघर्ष ना हो, पूंजीपतियों का जो एकाधिकार है या शोषण करना है श्रमिक वर्गों के साथ, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो। और इसको ह्यूमनिस्टिक थॉट को तरुण मार्क्स या यंग मार्क्स, नव मार्क्सवाद, नियो मार्क्सिज्म भी कहते हैं। अब नियो मार्क्सिज्म में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं उसको एक बार आप देख लो। देखो, मार्क्स ने अपनी दूसरी विचारधारा के अंतर्गत मानवतावादी चिंतन, या जिसे तरुण मार्क्स या नव मार्क्सवाद भी कहते हैं, ये कुछ निम्न कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जिसमें पहला है अलगाववाद की संकल्पना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन। और इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मार्क्स ने ये तर्क दिया था कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य में अपनापन नहीं रह जाता। वो अपनी रचना से, अपनी प्रकृति से, अपने समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से भी पराया हो जाता है। अतः उसके अंदर जो ये अपनेपन की वापसी है, उसके लिए हमें कौन से समाज को, पूंजीवादी समाज को अंत करके समाजवाद की स्थापना करनी होगी, जिससे मनुष्य का अलगावपन, अकेलापन, परायापन खत्म हो सके। दूसरा है वस्तुओं की जड़ पूजा, फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी, स्वतंत्रता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। एज ए ह्यूमन बींग सबको फ्री होने का अधिकार है, कोई किसी पे शासन ना करे, सब समान रूप से रहें। इस तरह की उनकी विचारधारा थी कि एक जो वर्ग है पूंजीपति वर्ग, एक जो वर्ग है श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करते हैं, वो सारी चीज़ें ना हो, व्यक्ति स्वतंत्र हो, निर्णय स्वयं ले सके, उसे क्या करना है क्या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है इनका आत्म प्रेरित व्यवहार की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्सिस, जहाँ पे व्यक्ति इतिहास के नियमों का गुलाम ना होके स्वयं इतिहास का निर्माता होता है। मार्क्स ने दो प्रकार के लोगों को बताया था, एक है विवशता लोग, दूसरा है स्वतंत्रता लोग। पूंजीवादी समाज में श्रमिक वर्ग जो हैं वो विवशता वाले लोग में है, पराधीनता वाले लोग में है, और पूंजीपति स्वतंत्रता वाले लोग में है। और मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी समाज का अंत होके साम्यवादी समाज की स्थापना हो, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, वो प्रकृति के नियमों को जान करके उसके अनुरूप व्यवहार करते हुए स्वयं का साथ ही साथ दूसरों का भी कल्याण करे। ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम में उन्होंने ये बताया था कि प्रकृति के जो नियम हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, ना ही हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही अपने वश में कर सकते हैं, पर मनुष्य एक चीज़ ये कर सकता है कि इन नियमों का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करे और उनके आधार पर कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो उन जानकारी का इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था, इसके बारे में पहले हमें नहीं पता था, तो लोग पहाड़ों से, पर्वतों से या ऊंचाई से नीचे गिर के अपने प्राणों से हाथ धो बैठते थे। पर जब हमें गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का लॉ पता चला, फोर्स पता चला, उसके नियम के बारे में हमें पता चला, तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि उस ज्ञान की सहायता से हम जान बचा सकते हैं लोगों की, स्वयं की भी बचा सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता से हम अपनी विवशता से मुक्त होकर
स्वतंत्रता का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुओं की जड़ पूजा के कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अंतर्गत वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये जो मार्केट वाला सिस्टम है, पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें वस्तुओं का बोलबाला, श्रमिक कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने श्रमिक उसके पीछे लगे, नहीं, उस वस्तु की या उस उत्पाद की कितनी मांग है बाजार में, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वस्तुओं में ही अपना सब कुछ देखना, उन्हीं की सारी पूजा करना, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें मार्क्स ने बताया है। इनके जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक आपको शॉर्ट में समझ में आ गए होंगे, बट इनकी ये जो क्लासिकल मार्क्सिज्म या इनकी जो शास्त्रीय जो विचारधारा रही है, द्वंदात्मक भौतिकवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद तो उनका एक दृष्टिकोण था समाज को अध्ययन करने के लिए, और द्वंदात्मक भौतिकवाद हीगल की द्वंदात्मक आत्मवाद से प्रेरित था, जिसमें कि इन्होंने माना था भौतिकवाद ही समाज का निर्माण करती है, जबकि हीगल का क्या मानना था कि आत्मा, चेतना, वो किसी भी समाज या राष्ट्र के निर्माण में आवश्यक है। आई थिंक अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मार्क्स की कौन से सिद्धांत हैं और कौन से कॉन्सेप्ट हैं, और उनके विचारों को कितने धाराओं में बांटा गया है और उनको किन के नाम से पुकारते हैं। और जब हम मार्क्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम इनके कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। कार्ल मार्क्स की बात हमने कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं इमानुएल दुर्खीम के बारे में। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खीम का जन्म 1858 में और मृत्यु 1917 में हुई थी। इन्हें अगस्त काम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि अगस्त काम्ट के प्रत्यक्षवादी विचारधारा को इन्होंने ज़्यादा प्रमुखता से आगे बढ़ाया। अगर हम बात करें इनके फेमस कॉन्सेप्ट या थ्योरीज की, तो सोशल फैक्ट, उसके बाद सामूहिक प्रतिनिधित्व, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक एकता का सिद्धांत, जिसमें कि इन्होंने दो प्रकार की एकता बताई है, एक यांत्रिक एकता, एक सावयवी एकता। यांत्रिक एकता तब होती थी जब आरंभिक समय में मानव समाज होता था, वहाँ पे बहुत सामान्य से सरल से जीवन होते थे, यंत्रवत काम करते थे कि हाँ पुरुष जा रहा है शिकार करने, महिला बच्चों का लालन पालन कर रही है, और समूह में लोग रहते थे। और सावयवी एकता वो है जिस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर की हमने बात करी थी कि बॉडी के स्ट्रक्चर से समाज का तुलना करना, उसी तरह यहाँ पे भी है, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का विकास होता है और प्रत्येक अंग अलग होते हुए भी एक साथ मिलकर कार्य करता है, श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता है, उसी तरह समाज में भी विभिन्न विभाग बनते गए, वो सारे के सारे मिलकर समाज को चलाते थे। और जो ये उन्होंने समाज के प्रकार बताए थे यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के द्वारा, उसमें उन्होंने कानून भी बताए थे। यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून व्यवस्था होती थी और सावयवी एकता में प्रतिकारी कानून। दमनकारी का तात्पर्य ये है कि वहाँ पे जो कानून थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और प्रतिकारी कानून क्या होते हैं, वो आजकल के मॉडर्न टाइम में होते हैं कि जहाँ जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से दंड दोगे, बहुत ज़्यादा दबाव में नहीं रखना है। छोटे अपराध के लिए छोटे या सरल दंड और बड़े अपराध के लिए बड़े दंड का विधान है। नेक्स्ट है आत्महत्या यानी कि सुसाइड। इनका मानना था कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है, सामाजिक व्यवहार का असर पड़ता है किसी भी व्यक्ति पे, उसके बाद वह यह निर्णय करता है कि हाँ उसे जीवित रहना है या अपने जीवन को समाप्त करना है। नेक्स्ट है इनका सामाजिक श्रम विभाजन, सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर, जिसको इन्होंने अपनी फेमस बुक द डिवीज़न ऑफ लेबर में बताया था। और श्रम विभाजन में उन्होंने ये बताया था कि आदिकालीन समाज या प्राचीन समाजों में श्रम विभाजन स्त्री पुरुष के आधार पर होता था कि स्त्री लालन पालन करेगी, बच्चों को देखभाल करेगी, समूह में लोगों के साथ रहेगी, और पुरुष का यह कार्य था कि वह जाके शिकार करे, भोजन इकट्ठा करे, या जो भी जीवन निर्वाह की आवश्यक सामग्रियां हैं उनकी व्यवस्था करे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, आधुनिक समाज आया, तो आप श्रम विभाजन देख ही रहे हो, स्त्री पुरुष के आधार पे नहीं, योग्यता के आधार पे होता है। जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है वो कार्य वो कर रहा होता है। अगर मॉडर्न टाइम में हम बात करें तो वो सावयवी एकता के आधार पे श्रम विभाजन है। और सावयवी एकता का श्रम विभाजन क्या होता है कि विभिन्न इकाइयों में कार्यों का विभाजन होना। जैसे कि हमारी बॉडी में अलग अलग इकाइयां हैं, हाथ, आँख, नाक, मुंह, पैर, पेट, और इन सब के अपने अपने अलग कार्य हैं और वो अपने उस कार्य में विशिष्ट योग्यता रखते हैं। अगर पैर का कार्य चलना है तो आप हाथ से नहीं चल सकते, और कान का काम सुनना है तो आप मुंह से नहीं सुन सकते। ठीक उसी तरह समाज में भी जब आधुनिक समाज आया तो श्रम विभाजन ऐसे ही हुआ, विभिन्न इकाइयों में कार्यों का उनके
योग्यता अनुसार विभाजन हो गया। नेक्स्ट है धर्म संबंधी सिद्धांत। उन्होंने धर्म पे अपने विचार प्रस्तुत किए थे, धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी प्रकृति कैसी थी, उसका प्रभाव कैसा था। और नेक्स्ट है पवित्र अपवित्र। तो समाज में होने वाली समस्त घटनाएं, वो धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, उनको लेके उन्होंने दो प्रमुख भाग बताए। पहला पवित्र और दूसरा अपवित्र। पवित्र का तात्पर्य धर्म संबंधी चीजें, जहाँ पे पवित्रता का ध्यान रखना होता है, ईश्वरीय शक्ति, आस्था, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। और अपवित्रता का तात्पर्य वो सामान्य सा हो, साधारण हो। पवित्र चीज़ें चूँकि पूजनीय हैं, तो पवित्रता से जुड़े कार्यों में, जुड़े चिन्हों में, जुड़े व्यवहारों से सामान्य लोगों को दूर रहना चाहिए। जिन्हें कि उन्होंने अपवित्र या साधारण बोला है, वो पवित्र चीज़ों से दूरी बना के रखें। और नेक्स्ट है इनका टोटमवाद, जो कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति पे अध्ययन करने के बाद बताया था। टोटमवाद का तात्पर्य क्या है? कोई एक चिन्ह या प्रतीक जिसके प्रति आप श्रद्धा भाव रखते हो, वो कोई जानवर भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, कोई ईश्वरीय स्वरूप हो सकता है। नेक्स्ट है विसंगति की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बताया है कि विसंगति का तात्पर्य यह है कि सामान्य सा व्यवहार जो किसी भी समाज में होना चाहिए, उससे विपरीत आप प्रतिकूल व्यवहार करते हो, और समाज में जो आदर्श बनाए गए हैं उन आदर्शों का पालन न करके आदर्शहीनता करते हो। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी है। और जो हमने बात करी थी इनकी आत्महत्या की, उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है अहमवादी सुसाइड, ईगोइस्टिक सुसाइड। सेकेंड है परमार्थवादी, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। थर्ड है आदर्शहीन आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड। और चौथा है घातक आत्महत्या, फैटलिस्टिक सुसाइड। और सुसाइड के पहले टाइप अहमवादी आत्महत्या में, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, उसके ईगो को, किसी भी व्यक्ति के ईगो को जब ठेस पहुंचती है, उसके अहम को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, सोसाइटी में उसको इम्पोर्टेंस जितनी दी जाती थी उसको ना दे के उसको नीचा समझा जाए, तो उस स्थिति में वो सुसाइड कर लेता है। परमार्थवादी सुसाइड, जिसमें इंसान दूसरों के लिए, समाज के लिए इतना ज़्यादा सोचने लगता है कि उसको स्वयं कहाँ पे है, वो क्या है, उसका कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहता है। जैसे कि सती प्रथा में, जिसमें कि स्त्रियां पति के साथ स्वयं भी जल जाती थी, तो उसमें उन्हें ये नहीं देखता था कि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है या नहीं सती होने की। समाज का इतना प्रभाव रहता था कि वो अपने आप को नगण्य समझती थी। नेक्स्ट है आदर्शहीन आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड। इसमें क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, चाहे वो प्रथाओं के द्वारा चाहे कानून के द्वारा। आप उनका उल्लंघन करके मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, उस स्थिति में आप आदर्श जीवन या अच्छे व्यवहार वाले जीवन से भटक करके गलत मार्गों में भी जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी लोग गलत नशे या गलत व्यवहार या स्मगलिंग जैसे बहुत सी बुराइयों में फंस जाते हैं, अपराधी प्रवृत्तियों में, और अंततः उन्हें क्या होता है, आत्महत्या भी कर लेते हैं। और आत्महत्या को समाज में एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु जो गलत मार्गों में या गलत व्यवहारों में, अपराधी व्यवहारों में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो फिर वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट है सबसे लास्ट, घातक आत्महत्या या फैटलिस्टिक सुसाइड। इसमें क्या होता है कि सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इतने हाई हो जाते हैं, इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आदमी उन रूलों के वजह से, उन नियमों की वजह से खुद को घुटा घुटा सा, बंधा बंधा सा महसूस करता है, और अंततः उसको लगता है कि इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं सुसाइड कर दूं। तो वो आती है आपकी घातक आत्महत्या के अंतर्गत। और अब हम बात कर लेते हैं मैक्स वेबर के बारे में। तो इनका जन्म स्थान जर्मनी है, ये जर्मन समाजशास्त्री हैं। इनका जन्म 1864 और मृत्यु 1920 में हुई थी। इनसे जुड़े विचारों में आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप्स, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं उसको लेके इन्होंने 4 श्रेणियां बताई हैं, जिसमें कि पहला है तार्किक, दूसरा है मूल्यांकनात्मक, तीसरा है प्रभावात्मक और चौथा है परंपरात्मक। नेक्स्ट है सत्ता की अवधारणा कि अथॉरिटी कैसी होती है। उन्होंने 3 प्रकार की अथॉरिटी भी बताई है, जिसमें कि पहला है वैधानिक, दूसरा है परंपरात्मक और तीसरा है करिश्माई सत्ता। जब हम मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा पढ़ेंगे तो डिटेल में ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और धर्म, किन धर्मों पे इन्होंने अध्ययन किया था, तो मेनली इन्होंने 6 धर्मों के बारे में अध्ययन किया था: हिंदुज़म, बौद्धिज़्म, यहूदी, कन्फ्यूशियस, प्रोटेस्टेंट और ताओइज़्म। और सामाजिक वर्ग, क्लास, और उसके हिसाब से उनका डिवीज़न, वर्ग का वर्गीकरण इन्होंने इस आधार पे किया था कि किसके पास कितनी संपत्ति है। इनका मानना था कि वस्तुओं पर अधिकार, कि किस व्यक्ति का कितने वस्तुओं पर अधिकार है, कि दूसरा आमदनी की सुविधा है, कि वो कितना अच्छा इनकम का सोर्स उसके पास है। ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि समाज में कौन कौन से वर्ग हैं। आई होप मैंने शॉर्ट में इनके कॉन्सेप्ट और थ्योरीज के बारे में बता दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इनकी बुक्स से भी ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जिन पर मैंने शॉर्ट्स बना दिए हैं।
और वेस्टर्न थिंकर के जितने भी कॉन्सेप्ट या थ्योरीज हैं उन पे मैं डिटेल्स में वीडियोस बनाऊंगी। अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था और थोड़ा सा आइडिया कि कौन किस तरह से सोचता है, समाज को किस तरह लेता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF या इस चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।